ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वैभव एडवांस लर्निंग में स्वागत है। वैभव एडवांस लर्निंग के बहुत सारे वीडियो सेशन में आज मैं मैथमेटिक्स को लेकर आया हूं। देखिए, जितना भी सेशन मेरा चल रहा है सबको मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा जितनी भी आवश्यकता की चीज़ें हैं इस समय मैं वो पहले आपको प्रोवाइड करना चाह रहा हूं। आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि जैसे भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। देखिए, मैंने इस पर बेसिक इलेक्ट्रिकल का वीडियो अपलोड किया है, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स IEC का वीडियो अपलोड किया है, फिर ड्राइंग डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन का वीडियो अपलोड किया है, रीजनिंग का वीडियो अपलोड किया है जो सबके लिए आवश्यक है। GS का भी वीडियो इस पर आएगा। ये मैथमेटिक्स का वीडियो है जो पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को, चाहे वो किसी भी ब्रांच के क्यों ना हो, चाहे वो हिंदी मीडियम से हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हों, फिर इंटरमीडिएट के बच्चे चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, चाहे हिंदी मीडियम के हों, सबके लिए मैथमेटिक्स बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इसलिए हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा यही मिलेगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन पे चर्चा करेंगे कि इसमें एक कांस्टेंट C होता है, उसको हम क्यों ऐड करते हैं, आयोड को ऐड करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। उस पर हम विशेष रूप से विचार करेंगे। तो पहले हम आपको ये बता दें कि इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है। बिफोर स्टडिंग अबाउट द इंटीग्रेशन यू शैल हैव टू नो अबाउट द रूल ऑफ फंक्शन, और यू कैन से यू शुड नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। व्हाट इज़ फंक्शन? बिना फंक्शन का डेफिनेशन जाने आप इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन आप सॉल्व नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है विदाउट नोइंग फंक्शन। तो इसलिए हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फंक्शन पे, उसके बाद हम वीडियो सेशन को आगे बढ़ाएंगे। फंक्शन जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्या, फलन, ठीक है। इन हिंदी इट इज कॉल्ड फलन। फंक्शन क्या होता है इसको थोड़ा सा हम बता दें। जैसे मान लीजिए दो वेरिएबल क्वांटिटीज एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से इस प्रकार से संबंधित हैं, ठीक है। दो वेरिएबल क्वांटिटीज, इनको वेरिएबल क्वांटिटीज क्यों कहते हैं? क्योंकि अलग अलग इक्वेशंस में, अलग अलग समीकरण में इनके मान अलग अलग होते हैं, ठीक है, या वेरी कर सकते हैं, इसलिए इनको हम वेरिएबल क्वांटिटीज कहते हैं। इनको कांस्टेंट क्वांटिटीज क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका मान हर एक इक्वेशन में, हर एक फंक्शन में, हर एक जगह पे निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है। ऐसा नहीं कि समीकरण में 2 का मान 3 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, इसलिए इसको कांस्टेंट क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए दो क्वांटिटीज एक दूसरे से इस प्रकार रिलेटेड है कि एक के वैल्यू पे दूसरा का वैल्यू डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मतलब हम एक की वैल्यू चेंज करें तो उसी के अकॉर्डिंग दूसरी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। यानी कि हम ये जो x है, अगर x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 1, देन फाइंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3 5, y इक्वल टू 5। इफ पुटिंग का मतलब होता है रखने पर, क्या, x इज इक्वल टू 2, देन यू फाइंड y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3, कितना हुआ ये, 2 2 जा 4 3 7। इस प्रकार आपने क्या देखा कि जिस तरह से हम x की वैल्यू चेंज करेंगे उसी प्रकार y की वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। यानी कि y का वैल्यू x के वैल्यू पे क्या है, डिपेंडेंट है, क्या है, डिपेंडेंट है। सो दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, इसको कोई भी मान आप इसको दे सकते हैं, इसलिए दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने समझ लिया। मतलब अब देखिए वो y है, x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो ये y क्या कहलाएगा, y इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ x दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई f(x), ठीक है। तो y क्या है, व्हाट इज y, y इज द फंक्शन ऑफ x। क्यों x का फंक्शन है? क्योंकि x की वैल्यू पे y की वैल्यू क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये होता है फलन। तो हम यहाँ पे यू कैन राइट f(x) एट द प्लेस ऑफ y, y के प्लेस पे हम f(x) पुट कर सकते हैं। तो आप हर जगह आप देखते होंगे कि f(x) इज इक्वल टू सीधे ऐसे लिखा होता है। अगर मान लीजिए यहाँ y है तो यहाँ fy इज इक्वल टू 2y प्लस 3 लिखा होता है। इसका मतलब दिस इज function of y that is represented by fy, fq, fz, f anything,
ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको फंक्शन का एक छोटा सा डिफिनेशन दिया। फंक्शन अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, उसके बारे में बहुत कुछ हमें पढ़ना होता है। इसमें हमें लिमिट को पढ़ना होता है। लिमिट क्यों पढ़ना होता है? जैसे मान लीजिए कुछ मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे टर्म हैं जो अनडिफाइंड हैं, अनडिटरमाइंड है, मतलब आज तक उनका मान नहीं निकाला गया है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं 0/0 हो या 0 इनफाइनाइट हो या इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट हो, तो आज तक मैथमेटिक्स के फील्ड में इनका रियल में मान कितना होगा ये अनडिफाइंड है, नहीं निकाला गया है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमें फलन का मान निकालते समय ये हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए f(x) = आपका दे दिया गया है x² -2, ठीक है। और फिर कोई फंक्शन दूसरा है x² + 2, ठीक है। कोई ऐसा फलन हो जिसमें हम x की वैल्यू को हम जब पुट करते हैं तो हमें इस तरह की राशियां हमें मिल जाती हैं, ठीक है। इस तरह के कंडीशंस हमें मिल जाते हैं। तो वहाँ हम फंक्शन को कैसे आगे बढ़ाते हैं, आइए देखते हैं। एक मिनट। हाँ, तो देखिए बच्चों, यहाँ हम अनडिफाइंड फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ x² -2, इसको -4 कर लीजिए, ठीक है, इसको 2 कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इफ़ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 2 देन यू फाइंड अनडिफाइंड फंक्शन, अनडिफाइंड टर्म, अनडिफाइंड कंडीशन। हाउ, कैसे? देखिए यहाँ पे अगर हम x = 2 अगर यहाँ पुट करेंगे तो 2 पर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 - 4 0, यहाँ 2 - 2 0, तो मिलेगा क्या? इफ़ f = 2 पुट करेंगे तो आपको इसका जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा? अनडिफाइंड मिलेगा, जिसका आज तक कोई मान निकाला नहीं गया है, ठीक है। इसीलिए हम फंक्शन को, इस तरह के कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम एक लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं x का। x का कैसा वैल्यू लेते हैं? एक लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं। हम 2 न लेकर के 2 से थोड़ा अधिक या थोड़ा कम मान लेते हैं। मान लीजिए कि 2 + h ले लें, ठीक है। h क्या है? बहुत ही माइन्यूटली वैल्यू है, यानी कि आप लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0, ठीक है। यहाँ जो हम लिमिट लेंगे वो क्या लेंगे? 2 + h लेंगे या 2 - h लेंगे, ठीक है। यहाँ मतलब हम यहाँ 2 की वैल्यू ना पुट करके, 2 की वैल्यू क्यों ना पुट करें भैया? 2 की वैल्यू इसीलिए ना पुट करें, अगर 2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको अनडिफाइंड वैल्यू मिलेगी। तो हमें अनडिफाइंड जो चाहिए नहीं, हमें इसका कोई ना कोई मान चाहिए। तो हम 2x की वैल्यू 2 ना पुट करके हम क्या पुट करते हैं? 2 + h। तब यह जो x का मान है एक लिमिटिंग मान है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप दुकान पे लेने जाते हैं कोई सामान, आपने 100 रुपये के सामान लिया और 1 रुपया बढ़ गया, 101 रुपया हो गया, तो आप कहते हैं कि भैया आप 1 रुपया छोड़ दीजिए। तो दुकानदार वैसे भी 1 रुपया छोड़ देता है, क्योंकि एक का जो मान है बहुत ही कम है, टेंड्स टू 0, 0 के आसपास है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कहीं गए, आप 99 रुपये आपका हुआ, तो आप जो है उसको 100 रुपये दिए और बाय द वे उसके पास 1 रुपया नहीं है, तो आप भी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 बहुत ही कम वैल्यू है, बहुत ही कम मान है, 0 के पास में है, इसलिए उस मान का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो उसी तरह से यहाँ भी हम x की वैल्यू 2 पुट न करके हम क्या पुट करते हैं? 2 + h या 2 - h, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक क्या करते हैं? लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं। तो x की वैल्यू 2 ना पुट करके हम क्या पुट करेंगे? 2 + h पुट करेंगे, जहाँ जो h का मान है वो कहाँ जाता है? टेंड्स टू 0, यानी कितना कम है कि 0 के आसपास जाता है। तो यहाँ 2 + h पुट करके देखिए और लास्ट में h के जगह पे 0 रखिए, तो आपको एक निश्चित मान मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। जब 2 - h पुट करेंगे तो भी आपको एक निश्चित मान ही मिलेगा, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। जब हम लिमिट पढ़ाएंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि इसको हम क्यों रखते हैं, क्या इसका यूज है। मान लीजिए आप इतना ताम हम नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेरी इजीली, ठीक है। यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल जब यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन गेट द आंसर वेरी इजीली। इसमें आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और हर का, तो आप आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, मिल सकता है। या इसमें कुछ चेंजिंग करके हम इसका मान निकाल सकते हैं, लेकिन जो भी मान आएगा वो लिमिटिंग वैल्यू आएगी, इसीलिए हम लिमिट का स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जब हम फंक्शन पढ़ेंगे
तो यहाँ इसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन पढ़ना है और इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए एफ का मतलब क्या होता है बताना आवश्यक था, नेसेसरी था, इसलिए मैंने यहाँ बताया। अब हम इंटीग्रेशन पे चलते हैं। डिफिनीशन ऑफ इंटीग्रेशन, यू कैन राइट इनवर्स प्रोसेस ऑफ differentiation is called integration, or you can say this is called anti-derivatives. Differentiation is called derivatives. Integration is called anti-derivative. ठीक है, आज हम इसका डिटेल स्टडी करेंगे, derivatives and anti-derivatives. You know about ddx. ddx is called derivatives. 2x या 5x you can write something, then ddx 2x is equal to क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, 2 ये पीछे आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो आप आसानी से 2x का क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। एंड ddx 2x स्क्वायर का अगर आपको निकालना हो तो क्या होगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, और ddx एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन का फार्मूला जब लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये 2x, यानी कि क्या आएगा आपका 4x आएगा। ठीक है, तो डी डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 10 का अगर करना हो तो भी आपका क्या आएगा, 4x आएगा, क्योंकि 10 का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ इंटीग्रेशन, द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। Then show here if this is a symbol of integral, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये आपका कोई फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रैंड या समाकल्य, जिसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, दैट इज कॉल्ड dx। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये आपका कैपिटल में है, तो जो कोई फलन मिल रहा आपका स्मॉल में मिल रहा। ठीक है, तो ये आपका ये होता कैसे है, आप इसको समझिए। फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हमें यहाँ पे देखिए, अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो किसका, 2x स्क्वायर का, तो हम विदाउट यूजिंग फार्मूला या 4x का अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो, 2x स्क्वायर का नहीं, किसका, 4x का, तो आप इसको आसानी से क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2x स्क्वायर का क्या है, 4x आ रहा है, क्या है डिफरेंशिएशन, तो इनवर्स प्रोसेस, इसी का उल्टा अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आना चाहिए, 2x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, ये कैसे आता है, इसका फार्मूला करके लगाकर हम कैसे आसानी से निकालते हैं, अब आगे स्टडी करेंगे। हमें उल्टा करना है, विपरीत प्रोसेस करना है। अगर 2x का डिफरेंशिएशन 4x आ रहा है तो 4x का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, 2x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ भी देख रहे हैं कि 4x का इंटीग्रेशन क्या है, 4x का इंटीग्रेशन जब आप कर रहे हैं तो यहाँ तो 2x स्क्वायर प्लस 10 का भी यही आ रहा है। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 10 का भी यही आ रहा है 4x, यानी कि 4x का जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ 2x स्क्वायर भी आ रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 10 भी आ रहा है। यानी कि हम इंटीग्रेशन जब करते हैं तो वो हमें ऐसी वैल्यूज मिलती हैं जिनके साथ कोई कांस्टेंट भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखिए तो 2x स्क्वायर प्लस 10 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। इसीलिए जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो फाइनली एक टर्म c जोड़ देते हैं। ठीक है, क्यों ये c जोड़ने से क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 10 नहीं है यहाँ, यानी कि यहाँ c इक्वल टू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ 10 है तो c इक्वल टू क्या होगा, 10 होगा। यानी कि c की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो जब हम c ऐड करते हैं तब हमारा डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन अच्छे तरीके से फुलफिल हो जाता है। ठीक है, जैसे c जोड़ने से ही हमारी वैल्यू क्या होती है, पूरी कंप्लीट होती है। क्योंकि अगर हम 4x dx का 2x स्क्वायर लिखते हैं तो 4x का 2x स्क्वायर प्लस 10 भी तो हो सकता है, क्योंकि 4x स्क्वायर 10 का भी हम क्या करें,
डिफ्रेंशिएशन करें तो 4x आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे 4x का 2x² भी आ सकता है, 4x का 2x² + 10 भी हो सकता है। इसीलिए हम कांस्टेंट c जोड़ देते हैं कि अगर 10 है तो c की वैल्यू 10 हो जाएगी, अगर नहीं है तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी। c जोड़ने से ही हमारा इंटीग्रेशन का वर्क क्या होता है, कंप्लीट होता है। यानी कि आपने जितना भी आज तक डिफ्रेंशिएशन किया है, अगर उसका उल्टा करते जाइए तो सब क्या मिल जाएगा, आपका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये कैसे मिलेगा, आप ऐसे कह सकते हैं, देखिए इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप पढ़े होंगे 2x² - 5 है, अगर यहाँ 10 है तो अगर -5 को उधर भेजना हो तो क्या हो जाएगा, 10 + 5 हो जाता है, सिंबल चेंज हो जाता है। ये आप पढ़े हैं, ये आपकी पुरानी बातें हैं, नई कुछ इसमें नहीं है। तो ये आप इसी प्रकार जब ये ddx का सिंबल जब उधर जाता है तो इंटीग्रेशन बन जाता है। यू कैन से समथिंग, यानी कि ये ddx जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा 4x dx। ठीक है, यानी कि सारे ddx को हम उधर भेज दें, जितने भी फार्मूले हैं उसमें सब ddx को उधर भेज दें तो सब वो इंटीग्रेशन के फार्मूले हो जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो सेशन में। हम नेक्स्ट वीडियो में देखिए, हम अगर ज़्यादा इसमें हम ऐड कर देंगे तो वीडियो लॉन्ग होगा, अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी, तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे, इसके फार्मूले को समझाएंगे। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब आप ये मोटिवेशन हमको मिलेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। ठीक है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, चाहे वो बच्चा हिंदी भाषी हो चाहे इंग्लिश में जानना चाहता हो, हर बच्चों के लिए ये प्लेटफॉर्म सबसे बेनिफिशियल सिद्ध होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।